ट्वेल्थ के फिजिक्स में आप लोग को एनसीईआरटी में 2 बुक पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है भाग 1, एक पढ़ना होता है भाग 2। भाग 1 बुक में आप लोग को टोटल 3 यूनिट्स पढ़ना है। प्रथम यूनिट्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग को 2 एक्सरसाइज पढ़ना है। प्रथम एक्सरसाइज का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। एक और एक्सरसाइज का नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। ये दोनों एक्सरसाइज मिला करके आपको बोर्ड एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं 8 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। 4 नंबर का प्रश्न वैद्युत विभव तथा धारिता से। एक आप लोग का दूसरा यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज पढ़ना है, वह खाली ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे आप लोग का 7 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 8 और 7 हो गए। एक है मैग्नेट। मैग्नेट से आप लोग का चुंबक में आप लोग को टोटल 5 एक्सरसाइज पढ़ना है। इसमें आप लोग को टोटल 19 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल मिला करके जोड़ने पर आप लोग आ जाते हैं 34, यानी कि 34 नंबर का। आज हम आप लोग को चालू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की आप लोग का फर्स्ट यूनिट है भाग 1 बुक का। भाग 1 बुक के पहले एनसीईआरटी में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ना है। इसमें जानते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत की। कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शब्द की उत्पत्ति 2 शब्द से हुआ है, एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट होता है। चार्ज को हम लोग हिंदी में आवेश बोलते हैं, रेस्ट को हम लोग विराम बोलते हैं, यानी कि विराम आवेश का अध्ययन। यानी कि भौतिकी के जिस शाखा में विराम आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ये पूरा अध्याय में हम कहीं भी आवेश को गति में आते हुए नहीं देखेंगे, यानी कि गति में नहीं करवाएंगे। ये आप लोग का। अब हम चलते हैं आवेश। पहले जान जाते हैं आवेश की कहानी। आवेश का खोज कौन किया, आवेश का नाम कौन दिया, आवेश के चिन्ह के बारे में किसने बताया, आवेश को व्याख्या कौन किया, ये सब आप लोग को इसके अंतर्गत जानना है। आवेश का खोज करने वाले एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था थेल्स। थेल्स ने आवेश का खोज किया। आवेश का नाम देने वाले डॉक्टर विलियम गिलबर्ट थे। चिन्ह के बारे में बतलाने वाले 1750 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। इसकी व्याख्या ट्यूफे नामक वैज्ञानिक ने किया। 600 ईसा पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक, जो ग्रीस के मिलेट्स नामक नगर का एक निवासी थे, व्यापारी भी थे। मैथ में व्यापारी पढ़ना ऐसे निवासी थे। थेल्स से 600 ईसा पहले बिल्ली के सैमूर पर, सैमूर का मतलब होता है खाल, बिल्ली के सैमूर पर एम्बर को रगड़ा। एम्बर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को, एम्बर को हम लोग हिंदी में कहते हैं कहरुआ। जब एम्बर को रगड़ा तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े या धूल कण को बिल्ली का खाल अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इन्हें अनुभव हुआ कि घर्षण से विद्युत की उत्पत्ति होती है। इस विद्युत को इन्होंने घर्षण विद्युत नाम दिया। आप जानते हैं 2000 वर्ष तक यह कार्य है जो थेल्स बंद रखे। पुनः इस कार्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना हुआ था उस टाइम 1600 ईस्वी में। यानी 1600 ईस्वी में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक थे। इन्होंने एक बात बताया। इन्होंने बताया क्या कि बिल्ली के खाल के अलावे कुछ और ऐसे पदार्थ हैं, जैसे कांच, गंधक, एबोनाइट, रेजिन। ये सब पदार्थ ऐसे हैं जिस पर एम्बर को रगड़ा जाता है तो इसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े और धूल कण को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। कांच तो आप हर बच्चा जानता होगा। गंधक जिसको हम लोग सल्फर भी कहते हैं। एबोनाइट है जो एक प्रकार का छड़ है कि नहीं, जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत पुराना ज़माना में पहले एक निब वाला पेन आता था जिसमें इंक भर के हम लोग लिखते थे, यानी कि एबोनाइट का
बना हुआ होता था। रेजिन उसी प्रकार का एक पदार्थ है। जानते हैं आवेश। आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युतीय बल या चुंबकीय बल उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसे वैद्युत आवेश कहा जाता है। आवेश को प्रायः कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, यानी कि ये कहता है कि 1 एम्पियर क्या है। तो जब जैसे कि कोई एक चालक तार है, इस चालक तार से 1 सेकंड में जब 1 एम्पियर की धारा बहती है तो इसमें प्रवाहित आवेश को 1 कूलाम कहा जाता है। एक फार्मूला होता है गणितीय रूप में Q बराबर IT। आवेश का ऐसे मात्रक कूलाम होता है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, समय का ऐसे मात्रक सेकंड होता है। अब हम चलते हैं कि आवेश का मात्रक। आवेश का एक छोटा मात्रक होता है, SI मात्रक होता है, CGS मात्रक होता है, बड़ा मात्रक होता है। छोटा मात्रक हम लोग फ्रैंकलिन पढ़ते हैं, SI मात्रक कूलाम, CGS मात्रक ESU या EMU होता है। आवेश का बड़ा मात्रक फैराड होता है। 1 कूलाम में 2.99 × 10⁹ ESU, या इसी को हम लोग पढ़ते हैं 3 × 10⁹ ESU। 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU होता है। ये सब कंसेप्ट आप लोग को ऑब्जेक्टिव के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा से पूछता है सब क्वेश्चन। देखते हैं आवेश का बीमा। जैसे मैंने अभी पीछे पढ़ा, Q बराबर फार्मूला होता है I × T। I का मतलब एम्पियर, T का मतलब कैपिटल T, यानी बड़ी ब्रैकेट में जब बंद करते हैं इसे तो बड़ा बीमा बन जाता है। आवेश का बीमा AT या IT लिखते हैं। जैसे आवेश यहाँ पर अभी आपको हमको पढ़ना है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धारण आवेश, एक ऋण आवेश। धारण आवेश क्या है और ऋण आवेश क्या है, एक दिमाग में रखना है। एक धारण आवेश और ऋण आवेश, ये दोनों के बारे में एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में माना। इन्होंने बताया हमेशा स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होता है। यानी कि एक कंसेप्ट याद रखना है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह पिंड है जो पॉजिटिव हो जाता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है वह पिंड ऋणात्मक हो जाता है। जैसे जब कांच के छड़ पर रेशम के कपड़ा को रगड़ते हैं तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़ा पर जमा हो जाता है, तो कांच के छड़ पर धारण आवेश और रेशम के कपड़ा पर ऋण आवेश आ जाता है। उसी प्रकार जब एबोनाइट के छड़ पर हम ऊन के कपड़ा को रगड़ते हैं तो ऊन के कपड़ा से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट के छड़ पर जमा हो जाता है, जिससे एबोनाइट के छड़ पर जो आवेश की उत्पत्ति होती है उसे ऋण आवेश कहा जाता है। कहता है 2 समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण या विकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण या विकर्षण बल का मतलब जब 2 समान आवेश रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, दोनों के बीच विकर्षण होता है कि धकेलने का कार्य करता है, निगेटिव निगेटिव धकेलने का कार्य करता है। इसी को हम लोग विकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कहते हैं। विकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कहते हैं। +Q1 और -Q1 जब अपोजिट चार्ज रहता है कर्षण बल कार्य करता है। जैसे कि F12 का मतलब हो गया प्रथम आवेश पर दूसरा आवेश द्वारा लगाया गया बल, F21 का मतलब हो गया दूसरा आवेश पर प्रथम आवेश द्वारा लगाया गया बल। दोनों स्थितियों में बल का परिमाण एक समान होता है, यानी कि यदि Q1 आवेश Q2 पर 2 न्यूटन का बल लगा रहा है तो Q2 भी Q1 पर 2 न्यूटन का ही बल लगाएगा। बस अंतर यह रहेगा, एक पूरब की ओर लगाएगा फोर्स तो एक पश्चिम की ओर लगाएगा, यानी कि साइन है जो यहाँ पर दिखाता है डायरेक्शन को शो करता है। देखिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है, एक शब्द होता है आवेशित या विद्युन्मय। जिस वस्तु पर आवेश उपस्थित होता है उसे आवेशित या विद्युन्मय कहते हैं। कहता है विद्युतदर्शी क्या है? विद्युतदर्शी से हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, वैसा उपकरण जो आवेश के संसूचन को प्रदर्शित करता है।
उसे हम विद्युतदर्शी कहते हैं। विद्युतदर्शी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, एक होता है सरल विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में एक धातु की छड़ होती है, इसके नीचे सोने की बकर पट्टी लगी होती है और उसके ऊपर एक धातु का गोला लगा होता है। जब इस धातु के गोले के समीप कोई आवेशित वस्तु या छड़ को लाते हैं तो सोने की पतली पत्थर फैल जाता है। आवेशित वस्तु पर जितना ज़्यादा आवेश रहेगा उतना ज़्यादा फैलाव होगा, आवेश कम रहेगा फैलाव कम होगा। यानी कि बताता है कि इस पिंड पर आवेश है, अगर आवेश नहीं रहेगा फैलाव नहीं होगा। यह वह होता है सरल विद्युतदर्शी। सरल विद्युतदर्शी में एक बोतल का बना होता है, इसके अंदर बोतल के अंदर एल्युमिनियम की एक बारीक छड़ होती है जो 20 सेंटीमीटर होता है। इसके नीचे एल्युमिनियम के पत्र लगा दिया जाता है जिस प्रकार से इसको लगाया गया था, और उसी प्रकार उसके ऊपर भी एक धातु के गोला होता है, उसके नज़दीक लाते हैं। इसको बोलते हैं साधारण से हम लोग आसानी से बना सकते हैं, इसको बनाने में खर्च ज़्यादा लगता है। इसको भी जब आवेशित वस्तु को लाते तो फैल जाता है और जब हटाते हैं तो सिकुड़ उड़ जाता है। इसके बाद जानते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी एक जनना चालक तथा विद्युतरोधी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। चालक का मतलब जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। जैसे मानव, धातु, जंतु शरीर, पृथ्वी, ये सब क्या है? चालक, जो अपने से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देता है। एक है विद्युतरोधी, वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। उच्च प्रतिरोध का मतलब जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो काफ़ी रुकावट डालेगा और एक गर्म हो जाएगा, उसे विद्युतरोधी कहते हैं। जैसे कांच, पार्सेलिन की बात करते हैं। ये पार्सेलिन क्या है? तो जब हम लोग पावर हाउस में जाते हैं तो देखते हैं जैसे पोल का नाम सुने होंगे, पोल के ऊपर देखते हैं इस प्रकार गोल जैसा इस प्रकार का स्ट्रक्चर का बना होता है और इसमें लगा रहता है कोई धातु में, और इससे संपर्क में जाकर तार को आगे पीछे बड़ा इसके साथ जोड़ करके टाइट किया जाता है। ये हो जाता है पार्सेलिन पदार्थ का। प्लास्टिक तो आप लोग जान ही रहे हैं। नायलॉन जो देखते हैं, साधारण बताते हैं जो आपको समझ में आ जाए। ये नायलॉन जो आप लोग घर में जो बोरिंग करने वाला पाइप रहता है और प्लास्टिक का, उसी को नायलॉन कहते हैं। और वो नायलॉन जो देख रहे हैं या घर में जो देखते हैं बैरिंग होता है वो नायलॉन का पाइप होता है। एक क्वेश्चन आता है इसी पर, सूखी बालों में कंघी करने अथवा रगड़ने पर नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी क्यों आवेशित हो जाती है, जबकि धातु की वस्तुएं जैसे चम्मच आवेशित क्यों नहीं होती? क्योंकि धातुओं से आवेश का क्षरण हमारे शरीर से होकर धरती में हो जाता है। ऐसा होने का कारण ये धातु हमारा शरीर दोनों ही विद्युत के चालक है। जैसे कि हम देखते हैं हमारा जब अपने बालों में हम धातु की कंघी या चम्मच को रगड़ते हैं तो धातु या कंघी पर तो आवेश आ जाता है, लेकिन धातु पर आवेश आ जाने के कारण और हमारा शरीर दोनों चालक है। दोनों चालक होने के कारण आवेश एक दूसरे पर स्थानांतरित हो जाते हैं और हमारा शरीर पृथ्वी के संपर्क में होता है। आवेश है जो हमारे शरीर से होते हुए भूमि में चला जाता है। यही कारण धातु की कंघी आवेशित नहीं होता है, जबकि प्लास्टिक की कंघी, नायलॉन की कंघी है जो आवेशित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आपको जानना है भू संपर्कन क्या है। जब किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के साथ जोड़ा जाता है तो वस्तु में अतिरिक्त आवेश क्षणिक धारा उत्पन्न करके भूमि में चला जाता है। यानी कि जब कोई भी पिंड में अत्यधिक आवेश होता है, हम जानते हैं कि इसमें अचानक अत्यधिक आवेश आ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, घर में अर्थिंग लगा देते हैं। जब पावर ग्रिड से धारा का मान अत्यधिक बढ़ता है तो हमारा उपकरण जितना उसको चाहिए वो उतना विद्युत धारा को अवशोषित करके और बाकी शेष धारा है जो अर्थिंग के सहारे भूमि में चला जाता है, जिससे उपकरण खराब होने से बच जाता है। अब जानते हैं आवेशन क्या है, चार्जिंग बोलते हैं। जब अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के समीप
या जब अनावेशित का मतलब तो मैंने बताया जब वस्तु पर आवेश अनुपस्थित रहेगा तो उसको बोलते हैं अनावेशित। जब अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशित वस्तु का कुछ आवेश अनावेशित वस्तु की ओर चला जाता है। यानी कि इसका साधारण भाषा में जानिए कि जब अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाता है, जिसे हम आवेशन कहते हैं। जिस स्थानांतरित होता है जिसे अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है इसे हम आवेशन कहते हैं। आवेशन की 3 विधियां हैं। एक विधि का नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन, एक का नाम है घर्षण द्वारा आवेशन, एक का नाम है चालन द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है? यदि एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के नज़दीक, अनावेशित का मतलब उदासीन वस्तु के नज़दीक लाएं तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण का मतलब होता है प्रेरित करना। जब उदासीन वस्तु या अनावेशित वस्तु के नज़दीक आवेशित वस्तु को लाया गया, धनावेशित छड़ को लाया गया, तो अनावेशित वस्तु के सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाता है। इसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पिंड को हम भू संपर्कित करते हैं तो जो अतिरिक्त आवेश है जो भूमि में चला जाता है और वस्तु पर जो शेष आवेश बच जाता है जिससे पिंड आवेशित हो जाता है। अब हम जानते हैं आवेशन की दूसरा विधियाँ है घर्षण द्वारा आवेशन। लेकिन जब 2 वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तु पर बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं जब अपने बालों पर कंघी को रगड़ते हैं तो देखा जाता है कि हमारे कंघी पर आवेश जो स्थानांतरित होकर के कंघी जो आवेशित हो जाता है, और जब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं तो ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। उसी प्रकार जब एवोनाइट के छड़ पर उनको रगड़ा जाता है तो उनको रगड़ने के उपरांत एवोनाइट से इलेक्ट्रॉन निकलकर ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर एवोनाइट के छड़ पर जमा हो जाता है और एवोनाइट पर एक आवेश की उत्पत्ति होती है जो ऋण आवेश उत्पन्न होता है। चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में किसी आवेशित बस चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाने पर दोनों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। यानी कि इसमें आप लोग को पिंड को जोड़ा जाता है, चालक और उदासीन और या अनावेशित और आवेशित वस्तु के साथ। अब हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा आवेश का गुण। आवेश का गुण पूरा डिटेल से बताएंगे। उसके बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, फिर पढ़ाएंगे कूलाम के नियम का महत्व, कूलाम के नियम की सीमाएं। ये सब बात हम आप लोग को पिछले क्लास बताएंगे। लेकिन जो विद्यार्थी कहीं वेक्टर पढ़े होंगे या कभी आप 11th में वेक्टर पढ़े होंगे तो कृपया वेक्टर एक बार देख लीजिएगा तो कूलाम्स लॉ ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। भरसक प्रयास रहेगा कि आवेश के गुण से संबंधित पूरा कंसेप्ट जब बता देंगे तो उतना पढ़ने के बाद आप लोग को कूलाम का नियम पढ़ने में कुछ सहारा मिलेगा। थैंक्स।